नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो बुक का सबमिशन था, तो आपको बीच में जो ब्रेक मिली थी, इसके बाद अभी फिर से हम अपनी पढ़ाई जो है वह शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्याकरण में जो सिलेबस है वह पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम टर्म 2 की जो वर्कशीट है उसमें अपना काम शुरू करेंगे। तो टर्म 2 का जो सिलेबस है वह पाठ 14 से शुरू होता है। तो आज मैं आपको आपकी वर्कशीट में यह बताने जा रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और ये अपना वर्क जो है वह आप अभी अपनी वर्कशीट में करेंगे। तो ये जो पाठ है, पाठ 14 विराम चिन्ह, यह मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। पूरा मैंने आपको समझा दिया है। फिर से एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे। तो यह जो मैं अभी आपको रिवाइज करवा रही हूँ और ये जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में अभी फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से रिवीजन, क्योंकि ये जो पार्ट है वह पूरा हो चुका है और ये हम इसे फिर से रिवाइज कर रहे हैं और टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करना है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रमुख विराम चिन्ह के सामने उनके नाम लिखो। तो मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में तो बताया ही था कि विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन। तो जो ये विराम चिन्ह है वह हमें क्या बताते हैं कि ये हमें संकेत देते हैं कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमें ठहरना है और कहाँ पे हमें चलना है, और यह हमें वाक्य का मतलब समझाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट में आपको कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। उसके सामने आपको विराम चिन्ह के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर यह जो चिन्ह देख सकते हैं, खड़ी लाइन जो है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। और यह जो चिन्ह है यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। यहाँ पर आप दूसरा जो चिन्ह देख सकते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है अल्प विराम चिन्ह। और ये जो अल्प विराम चिन्ह है यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आप जो ये तीसरा चिन्ह देख सकते हैं, यह जो चिन्ह है इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह और इसे प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जिसे आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो चिन्ह है इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे आप अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो यह जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को दर्शाने के लिए यह जो चिन्ह है यह विस्मय सूचक शब्द के तुरंत बाद यह लगाया जाता है, यह चिन्ह, और इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बच्चों अभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यह जो चिन्ह दिए गए हैं उसे क्या कहा जाता है। आप उसके सामने उस चिन्ह का नाम लिखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2, ऊपर दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में करो।
तो यहाँ पर आप प्रश्न 1 में यह जो चिन्ह देख रहे हैं, इन चिन्हों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहला यह जो चिन्ह है, यह है पूर्ण विराम चिन्ह। तो यह जो वाक्य है वह इस प्रकार है, मैं कल बाहर गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है, यह जो चिन्ह है इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो दूसरा चिन्ह है यह है अल्प विराम चिन्ह, और इसका वाक्य में इस प्रकार प्रयोग किया गया है, सीता गीता और शीला सहेलियाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीता के बाद मैंने यहाँ पर यह जो चिन्ह लगाया है इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है। जब मैंने यह वाक्य पढ़ा तो आपने इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ कहाँ पर रुकी हूँ। जहाँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अल्प विराम चिन्ह लगा है, वहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। मैं आपको यह वाक्य फिर से पढ़कर बता रही हूँ। मीता, सीता, गीता और शीला सहेलियाँ है, और इस वाक्य के अंत में लगाया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो तीसरा चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? तो यह प्रश्न पूछने पर उसके अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो चिन्ह है इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार किया गया है, वाह। और यह जो विस्मय सूचक शब्द है वाह, उसके तुरंत बाद यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। वाह, यह चित्र तो बहुत सुंदर है। तो ये जो है शब्द वाह, यह विस्मय सूचक शब्द कहलाता है, जो खुशी के भाव को दर्शाता है। उसके तुरंत बाद यहाँ पर यह जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जैसे आप यहाँ पर इस वाक्य के अंत में यह जो चिन्ह देख सकते हैं इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, और यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। नंबर 1, पेड़ पर चिड़िया, कोयल, तोता और कबूतर बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में जहाँ पर रुकी हूँ वहाँ पर यह जो चिन्ह आप देख सकते हैं इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह, और वाक्य के अंत में है पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य दूसरा, अरे आप कब आए? तो यहाँ पर अरे यह विस्मय सूचक शब्द है, उसके तुरंत बाद लगाना है विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि आप कब आए, तो इसके अंत में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य तीसरा, आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंत में आप लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो यह एक सिंपल सा वाक्य है, सादा सा वाक्य है, तो यहाँ पर वाक्य के अंत में आप लगाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य 5वां, भैया मुझे टमाटर, आलू और मटर दे दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर के बाद है अल्प विराम चिन्ह,
आलू और मटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और लिखा है, तो यहाँ पर हमें कोई भी चिन्ह नहीं लगाना होता है। और इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह। तो बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पर यह जो पाठ 14 जिसमें मैंने आपको प्रश्न 1, 2 और यह 3 जो करवाए हैं, समझाया है, ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करेंगे। और मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, कहानी लेखन, जो आपको आपकी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करना है। तो ये आप आपकी वर्कशीट में देख सकते हैं। खंड घ में है नंबर 1 कहानी लेखन, सारस और लोमड़ी। तो यहाँ पर आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो ये जो हेल्प बॉक्स में आपको कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको यहाँ पर कहानी लिखनी है। कहानी जो है वह है सारस और लोमड़ी की कहानी, जो आपने सुनी भी होगी। और ये कहानी जो है वो मैं आपको अभी जो बताने जा रही हूँ, ये आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करेंगे। खंड घ। सारस और लोमड़ी दोनों मित्र थे। वे रोज आपस में मिलते और बातें करते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर खाने के लिए गई। लोमड़ी ने 2 थाली में खीर परोसी, एक अपने लिए, एक सारस के लिए। सारस चोंच से थाली में से खा न पाई। लोमड़ी खुशी खुशी पूरी खा गई। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। दूसरे दिन लोमड़ी खाने पर गई। सारस ने 2 सुराही में खीर परोसी। लोमड़ी का मुंह चौड़ा और सुराही का मुंह छोटा होने के कारण लोमड़ी खीर खा न पाई और वह देखते रह गई। सारस मज़े ले लेकर पूरी खीर खा गई। तो बच्चों, आपने इस कहानी में क्या देखा कि सारस और लोमड़ी दोनों मित्र थे। वे रोज आपस में मिलते और बातें करते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। तो दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर खाने के लिए गई। तो लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने 2 थाली में खीर परोसी, एक अपने लिए और एक सारस के लिए। तो सारस चोंच से थाली में से खीर खा न पाई और लोमड़ी खुशी खुशी से पूरी खीर खा गई। और लोमड़ी ने, अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि उसने थाली में क्यों खीर परोसी थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने जानबूझकर थाली में खीर परोसी थी, क्योंकि सारस जो है वह चोंच में नहीं ले सके और लोमड़ी जो है वह थाली में से अच्छी तरह से उसे खा सकती है। तो इस तरह से लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए थाली में खीर परोसी और सारस जो है वह अपनी चोंच से थाली में से कुछ भी न खा पाई और लोमड़ी खुशी खुशी पूरी खीर खा गई। फिर कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। दूसरे दिन लोमड़ी खाने पर गई। सारस ने सुराही में खीर परोसी। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि सुराही जो होती है ना, उसका मुंह एकदम छोटा सा होता है और सारस की चोंच जो होती है ना, वो पतली और लंबी होती है। तो वह सुराही में अच्छी तरह से खा सकती है और लोमड़ी का मुंह चौड़ा होता है, तो उसका मुंह जो होता है वह सुराही के अंदर नहीं जा सकता था, तो वो कैसे खा सकती थी खीर।
तो सारस ने क्या किया, उसने भी चालाकी दिखाते हुए 2 सुराही में खीर परोसी, एक अपने लिए और एक लोमड़ी के लिए। तो लोमड़ी का मुंह चौड़ा और सुराही का मुंह छोटा होने के कारण लोमड़ी खीर खा न पाई और वह देखते रह गई, और सारस मजे ले लेकर पूरी खीर खा गई। तो बच्चों, अभी आप जान ही गए होंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आपने कहानी में देखा कि लोमड़ी ने जैसा किया वैसा ही उसको सामने मिला, जैसा किया वैसा ही उसने पाया। तो इस कहानी की शिक्षा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और दूसरा जो है, जैसे को तैसा। लोमड़ी जैसी थी वैसे ही उसको सामने सारस मिली, जैसे को तैसा। तो बच्चों, ये जो कहानी है यह आप आपकी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करेंगे। धन्यवाद।